आपको क्या लगता है कि एटम कैसा दिखता होगा? ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा या फिर ऐसा दिखता होगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। तो अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं या फिर जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें 3D का यूज करके डायग्राम्स भी बनाएंगे जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, और 2D में भी ड्रॉ करेंगे जिससे कि आप नोट्स बना पाएंगे या फिर एग्जामिनेशन में अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। आपके दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि एटम के इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्यों हैं, एक फाइनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, और कुछ स्ट्रक्चर्स गलत हैं फिर भी हम उसको क्यों पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे सवालों का आंसर देने का कोशिश करेंगे, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात का आंसर देने का कोशिश करते हैं कि एटम के इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्यों हैं। एटम जो है इंडिविजुअल एटम, उसको हम अभी तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 19th या 20th सेंचुरी का है, जिस समय इंस्ट्रूमेंट उतने डेवलप भी नहीं हुए थे। तो साइंटिस्ट कैसे देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर? वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करके एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं। और सेकेंडली ये है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिया है। किसी एक साइंटिस्ट ने फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं दिया है, और धीरे धीरे हर स्ट्रक्चर्स में कुछ कमियां नज़र आती है जो बाद के साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और नया एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग इतने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते ही क्यों हैं? एक फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो अगर इस तरह से अगर सभी सोच रहे होते, जो साइंटिस्ट जिन्होंने डेवलप किया है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तो इस तरह से सोचते तो पता नहीं कितने सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं हो पाते, जैसे कि बल्ब हो, कैमरा हो, टीवी हो, रेडियो हो, और पता नहीं ऐसे कितने सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते जो डेवलप नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर को टाइमलाइन वाइज देखने वाले हैं, जहाँ यहाँ पे टाइमलाइन रहेगा तो हिस्ट्री से देखेंगे कि एटॉम का स्ट्रक्चर कैसे, कहाँ से इवॉल्व हुआ, सबसे पहले किसने सोचा, फिर कहाँ डेवलपमेंट हुआ, फिर वहाँ कहाँ कमी आई, फिर नया एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा आया, ये पूरा देखेंगे इस वीडियो में। तो एटम वर्ड जो आया है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, एटोमस या एटोमियो, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनकटेबल और इंडिविजुअल, मतलब जिसको हम काट नहीं सकते हैं या जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अराउंड 440 BC में डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसफर थे। उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी मैटर को, जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक मैटर है, कोई एक सामान है, इसको अगर हम हाफ से डिवाइड करेंगे और बचे हुए पार्ट को फिर से हम हाफ से डिवाइड करेंगे और फिर बचे हुए पार्ट को हाफ से डिवाइड करेंगे, और ऐसा करते जाएंगे तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल को बोला एटोमस, मतलब इंडिविजुअल, वो पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकता है तो उसको एटोमस बोला या एटम बोला। अब ऑब्वियसली इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उन्होंने बस ऐसा लॉजिकल थिंकिंग किया था और लोगों को बताया था। तो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे एटॉमिक थ्योरी जो डाला, उसके बहुत सालों बाद अराउंड 1808 में जॉन डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट्स दिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा कण है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? एटम्स। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला था atom of the same element are similar in size, mass and characteristics, and atom of different element is different in size, mass and characteristics। मतलब सेम एलिमेंट का एटम, जैसे आयरन के 2 एटम्स लेते हैं अलग अलग जगहों से, तो उसका मास भी सेम होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होगा, उसका साइज भी सेम होगा, हर चीज़ सेम होगा। लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, मास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अलग अलग एटम का, जैसे कि एक कोबाल्ट का एटम ले लेंगे, एक आयरन का एटम ले लेंगे, तो दोनों का साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो जॉन डेल्टन ने ये तीनों पॉइंट्स दिया था। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया एटम इज
स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम जो है वो किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा कण है, इंडिविजुअल। कैसा कण? इंडिविजुअल, अकेला कण है जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। सेकेंड है एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन साइज, मास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट साइज, मास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बात कि एटम सेम एलिमेंट का जो एटम्स होगा, सेम एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसके सेम, जैसे कि आयरन है, निकेल है, इस सब का जो सेम अगर एटम होगा उसका साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। और अलग अलग जो एटम्स होंगे, जैसे दो अलग अलग को कंपेयर करेंगे तो उसका साइज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होगा। तो ऐसा एक बार हम समझा देंगे और एक बार लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपका रिवीजन और पढ़ाई एक साथ साथ हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये उस समय एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया। क्योंकि उस समय 3 बेसिक केमिकल लॉज थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस तीनों को ये एक्सप्लेन कर पा रहा था। ओके, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया उस समय। लेकिन फिर समय बात आता है कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे लगी साइंटिस्ट को। तो जब एक ग्लास रड या इबोनाइट रड को फर या सिल्क से रब करते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर जैसे डेल्टन ने बताया कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बना हुआ है, तो फिर वहाँ चार्ज कहाँ से डेवलप हो जा रहा है। एटम तो यूजुअली न्यूट्रल होता है, तो फिर वहाँ पे चार्ज कहाँ से डेवलप हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा, या फिर एक सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1830 में माइकल फ्राडे ने किया था। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। जब वो दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल दिए तो उस लिक्विड का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे बैटरी में जो वाटर डालते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। एक बेसिक एग्जांपल से बताऊं तो जब उसमें डाला तो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस टूट के कुछ कैथोड पे जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा था और कुछ एनोड पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा था। तो मतलब इससे पता चलता है कि कुछ तो सिमिलैरिटीज है इलेक्ट्रिसिटी और मैटर में। तो मैटर में एक चार्ज का वहाँ पे हिंट आ गया कि मैटर में भी चार्ज है। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि एटम क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, जो कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है। तो फिर जब इसके बहुत सालों बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब का जब डिस्कवरीज हुआ तो हम लोग का कंसेप्ट और भी क्लियर हो गया कि एटम क्या है, इंडिविजुअल नहीं है। तो उसके बाद बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे का डिस्कवरी कहाँ से हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसका चार्ज कैसे हुआ आया, उसका चार्ज बाय मास कैसे आया, ये सभी जानेंगे आप।